हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर। इसमें हम पढ़ चुके थे कि सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। उसके बाद कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के डिफरेंट मेथड्स, और फिर रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये सारा हम कर चुके थे। आज जो टॉपिक हम करेंगे वो है सॉल्युबिलिटी। क्या है? सॉल्युबिलिटी, यानी कि जब किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सॉलिड को मिलाया जाता है, या फिर किसी भी सॉल्वेंट के अंदर गैस को मिलाया जाता है, तो वो किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन या फिर डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट, उसको बोला जाता है सॉल्युबिलिटी। तो पहले हम करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्या है टॉपिक? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि जब किसी भी लिक्विड के अंदर सॉलिड को मिलाया जाता है तो वो किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे कोई भी लिक्विड मान लिया हमने, उसके अंदर किसी सॉलिड के पार्टिकल को डिसॉल्व किया जा रहा है, तो ये इसके अंदर डिसॉल्व होता जाएगा कॉन्टिन्यूसली। क्या हो रहा है? ये इसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है, तो उस प्रोसेस को नाम हम देंगे डिसोल्यूशन प्रोसेस। क्या नाम देंगे? डिसोल्यूशन प्रोसेस। नेक्स्ट, फर्दर एक ऐसा टाइम आएगा कि जो सॉलिड के पार्टिकल हैं, सॉल्यूट के जो पार्टिकल हैं, वो इसके अंदर डिसॉल्व होना बंद कर देंगे। जब वो इसके अंदर डिसॉल्व होना बंद कर देंगे तो हम बोलेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो कैसा बन गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन बन गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जो सॉलिड के पार्टिकल इसके अंदर हम मिला रहे हैं वो आपस में कंबाइन होना शुरू कर देंगे, जिसको बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ये हो गया। अब नेक्स्ट, द फैक्टर्स affecting solubility of solid in liquid। कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं? तो फर्स्ट फैक्टर आ जाता है नेचर। सेकंड फैक्टर आता है इसमें टेम्परेचर। तो फर्स्टली हम करेंगे कि नेचर कैसे डिपेंड करता है। तो सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी होती है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब आपस में मिलाया जाता है तो एक प्रॉपर्टी का यूज होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक प्रॉपर्टी। लाइक डिसॉल्व लाइक प्रॉपर्टी, यानी कि जो जैसा है वो वैसे के अंदर ही डिसॉल्व होगा। यानी कि जो पोलर सॉल्यूट हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होंगे, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कॉमन सॉल्ट है NaCl, ये वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाता है, जबकि शुगर के अंदर ये डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि जो शुगर है वो एक कोवलेंट नेचर का कंपाउंड है। कैसा है? कोवलेंट नेचर का। और जो NaCl है, कॉमन सॉल्ट है, वो एक आयोनिक कंपाउंड है, और वाटर भी आयोनिक है।
यानी कि जो NaCl था आयनिक है, वाटर भी आयनिक है, तो इसमें इजीली ये डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड है वो एक कोवलेंट कंपाउंड के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। ऐसे ही जो आयोडीन है वो इजीली सॉल्युबल हो जाता है अल्कोहल के अंदर, और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये भी कोवलेंट नेचर का हो गया और ये भी कोवलेंट नेचर का हो गया। अगर आयोडीन को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करना चाहें तो ये इजीली डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वाटर क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। सेकंड आता है इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो जब भी किसी सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो उसमें टेम्परेचर 3 तरीके से अफेक्ट करता है। पहला, जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होगी जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा। फर्स्ट क्या था, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कब, जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा। ये तो हमने देखा ही है। यहाँ पे तुमने पानी लिया, इसके अंदर सॉल्ट को डाल दिया, तो जैसे इसको हीट किया जाएगा, जैसे ही इसको हीट किया जाएगा तो जो सॉल्ट है वो इजीली डिसॉल्व, यानी कि जल्दी से इसके अंदर डिसॉल्व होना शुरू कर देता है, यानी कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेकंड आ गया सॉल्युबिलिटी डिक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, यानी कि जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो जो सॉल्युबिलिटी है वो घट जाएगी। यानी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। ऐसा किस रीजन से होता है, ये होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के केस में। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, ये होता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस में। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती हैं, वो रिएक्शंस जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शन होती हैं जिसमें हीट इवोल्व होती है, जिसमें हीट बाहर निकलती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के केस में जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे हाइड्रेटेड Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को वाटर के अंदर मिला के जब हीट किया जाता है तो ये डिसॉल्व होने की बजाय क्या होता है, कंबाइन होना शुरू कर देता है, और वो रीजन है सिर्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है इसमें कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा तो सॉल्युबिलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड में, जैसे कि मान लिया कोई भी कंपाउंड है, ये हो गया कोई भी लिक्विड, इसके अंदर हमने कंपाउंड को मिलाया, फॉर एग्जांपल Na2SO4.10H2O। जैसे इसके अंदर हमने मिलाया, इसको हीट किया, तो ये जो कंपाउंड है अपनी इस फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज हो जाएगा, यानी कि Na2SO4.10H2O था, जैसे ही टेम्परेचर को हमने अबव 32.4 डिग्री सेल्सियस किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, Na2SO4 में, यानी कि पहले ये हाइड्रेटेड फॉर्म में था, अब यहाँ से सारा जो वाटर है वो यहाँ से चला गया। तो इस टेम्परेचर को बोला जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर यानी कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी कंपाउंड जो है वो अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोला जाएगा ट्रांजिशन टेम्परेचर। यानी कि यहाँ पे सॉल्युबिलिटी पे कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं,
जब टेम्परेचर कम था तो कंपाउंड अपनी अलग फॉर्म में था, टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो कंपाउंड ने अपनी फॉर्म को चेंज कर लिया। इसको बोला जाता है कि टेम्परेचर इफेक्ट, देन देयर इज नो इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब नेक्स्ट एक टर्म आती है सॉल्युबिलिटी कर्व्स। सॉल्युबिलिटी कर्व्स यानी कि एक ग्राफ बनाया जाता है टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी के केस में, यानी कि ऐसा ग्राफ जिसमें टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी के बीच का ग्राफ बनाया जाएगा उसको बोला जाएगा सॉल्युबिलिटी कर्व। नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड यानी कि लिक्विड के अंदर जब गैस को मिलाया जाएगा तो सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। सेम ऐसे ही है। फर्स्ट आ जाएगा इसमें नेचर ऑफ गैस, की कौन सी गैस मिलाई जा रही है, कौन सी गैस डिसॉल्व की जा रही है और किस लिक्विड के अंदर यानी कि किस सॉल्वेंट के अंदर वो डिसॉल्व की जा रही है। नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ये जो गैसेस हैं ये वाटर के अंदर लेस सॉल्युबल होती हैं, लेस सॉल्युबल इन वाटर। दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड है, HCl जो गैस है एक लिक्विड की फॉर्म में भी होता है, ये गैस की फॉर्म में भी होता है, दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अमोनिया है, ये वाटर के अंदर हाईली सॉल्युबल होते हैं, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो नेचर पे डिपेंड करता है। सेकंड आ जाता है इसमें टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये ध्यान रख लेना कि किसी भी गैस को जब लिक्विड में मिलाया जाएगा तो वो हमेशा टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा तो सॉल्युबिलिटी हमेशा डिक्रीज होगी, क्योंकि गैस के पार्टिकल के पास एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और वो अपने सरफेस को छोड़ के बाहर चले जाएंगे। तो ये आ जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। थर्ड आएगा इसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ये इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने बताया था और उसी टाइम से इसको बोला जाता है हेनरीज लॉ। ये बोला जाएगा इसमें। अब यहाँ पे हेनरी लॉ में देखो क्या है। मान लिया एक सोडा बोतल ली तुमने, एक्चुअल में ये तुमने भी देखा होगा कि सोडा बोतल में जब तक ढक्कन बंद रहता है तब तक वो क्या दिखता है तुम्हें, जो भी उसके अंदर जो लिक्विड है वो इतना दिखता है। जैसे ही ढक्कन को खोला जाता है तो एकदम वो प्रेशर के साथ ऊपर आता है। उसका रीज़न क्या है कि एक्चुअल में उसके अंदर जो लिक्विड डाला गया है वो इतना है, लेकिन बॉटल में तुम्हें दिखाई कितना दे रहा है, इतना। तो उसमें क्या क्या वो हाई, यहाँ पे गैस के पार्टिकल होते हैं, नाइट्रोजन गैस के पार्टिकल, ये क्या करते हैं, हाई प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इसके ऊपर क्या करते हैं, हाई एक्सर्ट प्रेशर करते हैं। लिक्विड के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है तो इस वजह से वो क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं और उनका जो वॉल्यूम है वो इतना हो जाता है। तो हेनरी लॉ क्या कहता है कि गैस के पार्टिकल का जितना मास है वो उतना ही प्रेशर एक्सर्ट कर पाते हैं, यानी कि mass of gas particle is directly proportional to pressure applied by that particle. अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये मान लिया एक दीवार होगी है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा बच्चा है। तो यहाँ से
कौन सा ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा? ये करेगा एक्सर्ट, ठीक है। यानी कि जिसका जितना ज़्यादा मास है वो उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे बताया गया कि मास ऑफ गैस पार्टिकल is directly proportional to pressure applied by gas particle। ये हो गया। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट लगाया गया जिसको हेनरी कांस्टेंट बोला गया। तो ये किसकी टर्म में था? मास और प्रेशर की टर्म में। ये होता है हेनरी लॉ। अगर यही हेनरी लॉ मॉल फ्रिक्शन की टर्म में अगर करें तो हम देखेंगे कि जो मॉल फ्रिक्शन ऑफ गैस पार्टिकल, मॉल फ्रिक्शन ऑफ गैस पार्टिकल या सॉल्यूट क्या होता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पार्टिकल। पार्शियल प्रेशर मोल फ्रिक्शन। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए यहाँ पे हम के डैश लगाएंगे, यहाँ पे पी ए। अब इस पी ए इज इक्वल टू 1 के डैश एक्स ए। तो पी ए इज इक्वल टू यहाँ पे इसको लिख दिया हमने के एच, और यहाँ पे इसको भी हेनरीज कांस्टेंट बोला जाता है। हेनरीज कांस्टेंट बोला जाता है। यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो एटमॉस्फेरिक और बार भी होती है।